आप सभी का को मेरा नमस्कार है और आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में रीट 2021 हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, जो कि रीट 2025 की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए अंत तक बने रहें, बीच में क्लास को छोड़ने की गलती ना करें। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और हमें कमेंट करें। जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो देर ना करते हुए हम क्लास शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। नंबर ए यहाँ, नंबर 2 आपगा, नंबर 3 सिला, नंबर 4 अबला। तो स्त्री शब्द का जो पर्यायवाची माना जाता है वह अबला को स्त्री शब्द का पर्यायवाची माना जाता है, जबकि यह जो है वो इच्छा का पर्यायवाची है। आपगा जो है वो नदी का पर्यायवाची है। आपगा, कूलम कसा, निम्नगा। और शिला जो है वो पत्थर को कहते हैं, शिला पत्थर को कहते हैं, जबकि अबला जो है वो नारी का पर्यायवाची माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अत, अति, अति या अत्य। तो अत्याचार में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो अति उपसर्ग लगा हुआ है, और क्योंकि यहाँ पर अति प्लस आचार, अति प्लस आचार होगा तो इसमें अति उपसर्ग लगा हुआ है, और इसमें जो संधि है वो यड़ संधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है तो अपनी, अवसर, दया या यह। तो निम्नलिखित में से जो इसमें भाववाचक जो संज्ञा है, दया जो है ये एक भाववाचक संज्ञा मानी जाती है, जबकि अपनी क्या है, एक सर्वनाम है। अपनी सर्वनाम है और यह भी एक सर्वनाम है, और अवसर जो है एक संज्ञा है। जबकि दया कैसा है, भाववाचक संज्ञा है। हाँ, यह क्या है, भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो बेग, फुर्तीला, अनाथ या उमड़। तो इसमें से जो प्रत्यय लगा हुआ है वह फुर्तीला में प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि इसका जो मूल शब्द है वो फुर्ती है, और फुर्ती में ला प्रत्यय लगा हुआ है, जबकि अनाथ में आ प्लस नाथ है, इसमें आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा। मनोविकार शब्द का समास विकार होगा मन से विकार, मन और विकार, मन का विकार, मन के द्वारा विकार। तो मनोविकार का जो समास विग्रह होगा वह मन का विकार जो है
वो मनोविकार का समास विग्रह होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हमें स्वराज्य मिल गया वाक्य में कौन सा काल है। हमें स्वराज्य मिल गया वाक्य में कौन सा काल है। तो सामान्य भूत, संभाव्य भविष्य, संभावित भूतकाल या आज्ञा वर्तमान। तो हमें स्वराज्य मिल गया मतलब उसे स्वराज्य मिल चुका है, मतलब काम क्या है, हो चुका है। तो यहाँ पर सामान्य भूत हो, जब बीते समय की बात की जाती है तो यहाँ पर सामान्य भूत होगा। जबकि संभावित भविष्य में अगर कोई कार्य संभावित भविष्य में होने की बात करता तो वह संभावित भविष्य होता। लेकिन यह संभावना या संभाव्य भूतकाल की बात करता कि संभावना है ऐसा भूतकाल में हो चुका हो, लेकिन यहाँ पर तो काम हो चुका है तो यहाँ सामान्य भूत होता है। यहाँ कोई आज्ञा नहीं दी गई है, इसलिए वर्तमान काल भी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से शब्द पुल्लिंग है। मनोवृत्ति, जीविका, बैठी या स्वप्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। तो यहाँ पर जो स्वप्न शब्द है वो पुल्लिंग माना जाता है। हम ये नहीं कह सकते हमने स्वप्न देखी, क्या कहते हैं, हमने स्वप्न देखा। तो यहाँ पर इस तरह से अगर पुल्लिंग समझ में ना आए तो हमें शब्दों को बोल करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमने स्वप्न देखा तो यह पुल्लिंग है। जबकि बैठी, जीविका चल रही है, मनोवृत्ति कैसी है, तो यह सभी स्त्रीलिंग हैं। जबकि यहाँ पर स्वप्न जो है वो पुल्लिंग शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ है। गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ है विनम्र, विवाहित, रूपांतरित या विनीत। तो गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का जो अर्थ है वो रूपांतरित जो है वो परिणत शब्द का अर्थ माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन है। मनोव्रतों, मनोवृत्तियाँ, मनोवृत्तियों, मनोवृत्ताओं। तो मनोवृत्ति जो शब्द का बहुवचन जो माना जाता है वो मनोवृत्तियाँ जो है मनोवृत्ति का बहुवचन शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दूषित शब्द का अर्थ है। दूषित शब्द का अर्थ है दोष युक्त, दोष रहित, दोष मुक्त या दोष से विरक्त। तो दूषित शब्द का जो अर्थ माना जाता है वो दोष से युक्त जो है वो दूषित शब्द का अर्थ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वाक्य के मुख्य अंग कितने होते हैं। वाक्य के मुख्य अंग कितने होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो वाक्य के जो मुख्य भेद माने जाते हैं तो वह वाक्य के 2 भेद माने जाते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। कितने। तो वाक्य के जो भेद माने जाते हैं, वाक्य के 2 भेद माने जाते हैं। उद्देश्य और विधेय जो हैं वाक्य के 2 भेद माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि वस्तु की पूर्ति मांग में अधिक होना। वस्तु की पूर्ति की तुलना में उसकी मांग अधिक होने का मतलब है क्या होता है। नंबर 1 अनार 100 बीमार। नंबर 2 आधा तीतर आधा बटेर। नंबर 3 ऊंची दुकान फीके पकवान। नंबर 4 9 कजौलिया 13 चूल्हे। तो वस्तु की अपेक्षा वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होने का मतलब होता है 1 अनार 100 बीमार माना जाता है।
जबकि अगला प्रश्न देखते हैं कि घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है। घास काटना मुहावरे का जो सही अर्थ माना जाता है, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना जो है वो घास काटना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है? नंबर 1 मिश्र वाक्य, नंबर 2 सरल वाक्य, नंबर 3 संयुक्त वाक्य, नंबर 4 विधान वाक्य। तो वह मेरे घर घूमने आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। तो इसमें जो है वो मिश्र वाक्य है। जिन शब्दों को जो एक शब्द दूसरे पर आश्रित हो तो वह मिश्र वाक्य होता है। जहाँ जो की, त्यों की, क्यों की, जैसा, वैसा आदि जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। जहाँ एक कर्ता और एक उद्देश्य होता है वहाँ सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में जो दो शब्दों को जोड़ने वाले जो वाक्य होते हैं, दो अलग अलग वाक्य जो जोड़ते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इन शब्दों के बीच में और इसलिए, परंतु, किंतु आदि शब्द जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सगुन मेरी सहेली है के अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार है। तो सगुन मेरी सहेली है संभावना वाक्य, विधान वाक्य, इच्छा वाक्य या संकेतार्थ वाक्य। तो यहाँ सगुन मेरी सहेली है, यह पूरी तरह से ये वाक्य जो है विधान वाक्य है। यहाँ पर कोई संभावना नहीं जताई गई है, यहाँ पर कोई अपनी इच्छा नहीं बताई गई है, ना कोई संकेत किया गया है। यहाँ सीधे सीधे बताया गया है। जहाँ कोई बात सीधे सीधे तरीके से बताई जाती है वहाँ विधान वाक्य होता है कि सगुन जो है वो मेरी सहेली है। तो यहाँ विधान वाक्य बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरण कोटि का है? नंबर 1 अपव्यय, नंबर 2 भाववाचक संज्ञा, नंबर 3 क्रिया विशेषण, नंबर 4 गुण विशेषण। तो डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी क्योंकि वह साहस शब्द किस व्याकरण कोटि में आता है? तो साहस क्या है? साहस एक गुण विशेषण है। साहस होना अपने आप में एक गुण होता है। तो यहाँ पर साहस को गुण विशेषण माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। रेखांकित शब्दों के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प हैं। नंबर 1 कारक चिन्ह, नंबर 2 क्रिया, नंबर 3 अपव्यय, नंबर 4 समुच्चय बोधक। तो जो भी शब्द है इसमें भी शब्द जो है यह अपव्यय माना जाता है। भी शब्द क्या है? एक निपात है। निपात में भी, जो की, ज्यों की, त्यों की, मतलब किसी शब्द पर बल दिया जाता है। और जो निपात अपव्यय जो है वो निपात का ही भेद माना जाता है। तो यहाँ पर भी इसलिए अपव्यय माना जाएगा। समुच्चय बोधक वह होते हैं दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द वो होते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। यह सही है कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय माना जाता है। नंबर 2 संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को और या आदि समुच्चय बोधक वाक्यों अपव्ययों से जोड़ दिया जाता है। यह भी सही है।
ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हों तो उसे मिश्र उपवाक्य कहते हैं। तो यह भी सही है। चौथा ऑप्शन देखते हैं कि बड़ों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। तो यह कथन जो है गलत माना गया है। बड़ों के सार्थक समूह से वाक्य नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयुक्त वाक्य में पर के अर्थों का सही क्रम क्या है? तो इसमें पर 2-3 जगह आया है पर। तो सैनिक घोड़े पर, अच्छा घोड़े पर, तो सैनिक घोड़े पर का मतलब है ऊपर, पर का मतलब है ऊपर। और बैठकर आया पर किले का दरवाजा बंद था, पर का मतलब है किंतु। दूसरे पर का मतलब है किंतु। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई, पर का मतलब है पंख। तो यहाँ पर जो तीनों परों का अर्थ माना गया है वो ऊपर, किंतु और पंख माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का क्रमशः सही भाषा रूप है। तो यहाँ ग्रेनाइट, संगमरमर और नवाजा, इन शब्दों का जो भाषाई रूप है वो तीन विदेशी है या विदेशी देशज है, देशज है या विदेशी देशज है। तो यहाँ ग्रेनाइट, संगमरमर और नवाजा शब्द जो हैं, ये तीनों शब्द जो हैं वो विदेशी शब्द माने गए हैं। जबकि देशज शब्द लुटिया, लोटा, डंडा, इस तरह के कुछ शब्द देसी शब्द माने जाते हैं। तो यह तीनों जो शब्द हैं वो विदेशी शब्द माने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री है जो पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? नंबर ए हेलन पार्कहर्स्ट, नंबर 2 किलपैट्रिक, नंबर 3 स्टीवेंस, नंबर 4 मारिया मोंटेसरी। तो जो मारिया मोंटेसरी हैं वह पढ़ाने से पहले लिखाने के पक्ष में हैं। कौन? मारिया मोंटेसरी पढ़ाने से पहले वो बच्चों को लिखना सिखाना चाहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि मौन पठन का लाभ है। उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, एकाग्रचित्त होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना, एकाग्रचित्त होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना है। तो मौन पठन का जो लाभ है वह स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। क्या होती है? मौन पठन से हमारी स्वाध्याय की जो प्रवृत्ति है वो विकसित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बुलेटिन बोर्ड क्या है? बुलेटिन बोर्ड क्या है? एक श्रव्य सामग्री है, एक दृश्य सामग्री है, आयामी सामग्री है या कोमल सामग्री है? तो जो बुलेटिन बोर्ड जो है एक दृश्य सामग्री मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि CCE में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता या प्रश्नों की व्यापकता।
तो CCE में जो व्यापकता का आशय नहीं है, वो प्रश्नों की व्यापकता जो है वो CCE में नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए। वर्तनी की विधिवत जो शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए। तो वर्तनी की विधिवत शिक्षा का जो ज्ञान है प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना या व्याकरण संबद्ध कार्य करना। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो व्याकरण सम्मत कार्य करना जो है वो शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अविक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित हैं। अविक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित हैं। नंबर 1 स्वगति का सिद्धांत, नंबर 2 प्रगति का सिद्धांत, नंबर 3 समूह का सिद्धांत, नंबर 4 एककीय कक्षीय एकता का सिद्धांत। तो अविक्रमित अनुदेशन विधि के जो सिद्धांत में सम्मिलित माना जाते हैं तो वह स्वगति का सिद्धांत है। जिसको स्वगति के सिद्धांत को अविक्रमित अनुदेशन में शामिल माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा स्वस्वर वाचन का भेद नहीं है। निम्न में से कौन सा स्वस्वर वाचन का भेद नहीं है। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, समयवत वाचन या गहन वाचन। तो स्वस्वर वाचन का जो भेद नहीं माना जाता है, गहन वाचन जो है वह स्वस्वर वाचन का भेद नहीं माना जाता है, जबकि आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और समेकित वाचन जो है यह स्वस्वर वाचन के भेद माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। नंबर 1 वैधता, नंबर 2 वस्तुनिष्ठता, नंबर 3 आत्मनिष्ठता, नंबर 4 व्यापकता। तो अच्छे मूल्यांकन की जो विशेषता नहीं है वह आत्मनिष्ठता जो है वो एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो प्रकार है, नंबर 1 आलोचनात्मक प्रश्न, नंबर 2 विश्लेषणात्मक प्रश्न, नंबर 3 मिलान प्रश्न, नंबर 4 व्याख्यात्मक प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो प्रकार माना जाता है वह मिलान, सत्य असत्य, वाक्य पूर्ति, यह सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार माने जाते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह क्लास कैसी रही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।